सुपर आर्यन एपिसोड 71 से लेकर 75 तक। प्रिंसिपल सर के गुस्से भरी आवाज सुनकर सुरक्षा विभाग के सभी मेंबर ने अपने अपने सिर झुका लिया। सभी को सिर झुकाए देखकर प्रिंसिपल सर गुस्से में बोले, कुछ कहेंगे आप लोग या ऐसे ही चुप रहेंगे। प्रिंसिपल सर की बातों को सुनकर सुरक्षा विभाग का एक मेंबर जो विभाग का हेड था, उसने कहा, प्रिंसिपल सर हमें पता चला है कि वो सब पिछले 6 महीने से एक एक करके एकेडमी की दुनिया में आ रहे थे, इसी कारण हमें पता नहीं चला यहाँ आने का। सुरक्षा विभाग के हेड की बात सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, आपने कही कि सब एक एक करके अंदर आए इसीलिए आपको पता नहीं चला, लेकिन एजेंट 1, 5 और 10 को कैसे नहीं पहचान पाए? आप लोग उनकी शक्तियों का आभास तो हो जाना चाहिए था। प्रिंसिपल सर की बातों का जवाब देते हुए सुरक्षा विभाग के हेड ने कहा, माफ कीजिए, हमें लगता है वो अपना रूप बदल के आया हो या एंट्रेंस एग्जाम के समय किसी का रिश्तेदार बन के आ गया होगा। उस समय तो कोई भी किसी भी स्टूडेंट के साथ आ सकता है। सुरक्षा विभाग के हेड का कहना सही था। एग्जाम के समय स्टूडेंट के साथ उनका कोई भी रिश्तेदार आ सकता है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा विभाग के परमिशन के बगैर कोई भी न तो अंदर आ सकता है और न ही बाहर जा सकता है। यहाँ तक इस एकेडमी की दुनिया में व्यापार करने वाले भी अपने पास परमिशन रखते थे। हेड की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप लोग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दीजिए और इस दुनिया की पूरी तरह जांच कीजिए। जरूरत पड़ी तो बाकी चारों एकेडमी में भी जाकर जांच कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर की बातों को सुनकर हेड ने कहा, ठीक है प्रिंसिपल सर, हम जांच कर लेंगे। सभी बातें क्लियर होने के बाद एक प्रोफेसर ने प्रिंसिपल सर से कहा, प्रिंसिपल सर, इस आर्यन का क्या राज है और इसके गुरुजी कौन है? कुछ पता चला? आर्यन ने गुरुजी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला है, वो उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसने एक बात कही थी कि जब खंडहर में कैद शैतान आज़ाद होगा वो उसी दिन आएंगे उसे रोकने के लिए। प्रिंसिपल सर ने कहा, और उस लड़के का क्या राज है? कुछ पता चला? क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, दूसरे प्रोफेसर ने कहा। दूसरे प्रोफेसर की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा, मेरी बेटी आर्यन की दोस्त है, उसने बताया था कि आर्यन को एक तलवार मिली है। वो तलवार युद्ध देवता रुद्रा की तलवार है, जिसने आर्यन को युद्ध देवता रुद्रा की शक्ति और ज्ञान दिया है। शायद इसी वजह से आर्यन इतना शक्तिशाली हो गया है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर सभी प्रोफेसर और सुरक्षा विभाग के अधिकारी शॉक हो गए। किसी के जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। इस शांति को भंग करते हुए एक प्रोफेसर ने कहा, प्रिंसिपल सर, क्या ये सच है? और ये युद्ध देवता रुद्रा कौन है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? प्रोफेसर की बात सुनकर प्रिंसिपल सर ने कहा, हाँ ये सच है। मेरे पास एक पुरानी किताब है जिसमें युद्ध देवता रुद्रा के जीवन के बारे में लिखा है। रुद्रा एक प्रतिभाशाली योद्धा थे। उनका जन्म 6000 साल पहले हुआ था, जो केवल 200 सालों में ही युद्ध देवता बन गए थे, जिनकी शक्ति अपार थी, कोई भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं पाया था। प्रिंसिपल सर की बातों को सुनकर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतनी महान शक्ति की तलवार आर्यन के हाथ लग गई। वहां बैठे कुछ लोग खुश थे तो कुछ जलन महसूस कर रहे थे, तो कुछ के मन में लालच ने जन्म ले लिया था। वो किसी भी तरह आर्यन से उस तलवार को ले लेना चाह रहे थे। तभी प्रिंसिपल सर की बात सुनकर सभी के लालच ने वही दम तोड़ दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, उस किताब के अनुसार उस तलवार को केवल युद्ध देवता रुद्रा या उनका कोई वारिस ही उठा सकता है, जिसका चुनाव वो तलवार खुद करती है। आर्यन की शक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आर्यन उस तलवार से पूरी तरह से जुड़ चुका है, अब उसे कोई हरा नहीं सकता है। प्रिंसिपल सर की बातों को सुनकर एक प्रोफेसर ने कहा, प्रिंसिपल सर, आर्यन युद्ध देवता का वारिस है या पुनर्जन्म, और उसे ये तलवार कहाँ से मिली ये बात तो सिर्फ आर्यन ही जानता है। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। और रही तलवार की बात, तो क्या आप सबको याद है, मार्केट में जोगी के दुकान में एक पुरानी तलवार थी जिसकी शक्तियों को कोई जागृत नहीं कर पाया था? प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोगों ने एक साथ कहा, हाँ याद है। क्या ये वही है? इस तरह सभी के एक साथ बोलने पर पूरे मीटिंग हॉल में एक शोर मच गया, जिसे शांत करते हुए प्रिंसिपल सर ने कहा, हाँ वही तलवार युद्ध देवता रुद्रा की तलवार है, जिसकी शक्तियों को आर्यन ने जागृत किया है। प्रिंसिपल सर की बातों को सुनकर मीटिंग हॉल में बैठे सभी लोग शॉक हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस तलवार को वो सभी बेकार समझकर छोड़ आए थे, वो तलवार इतना शक्तिशाली होगा। सभी के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी ओर पूरे एकेडमी में आर्यन पहले से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। आर्यन सबका आइडियल बन गया था। सभी आर्यन से दोस्ती करना चाह रहे थे, लेकिन आर्यन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आर्यन अपने आयामी दुनिया के महल में किताब पढ़ रहा था। ये किताब पौराणिक योद्धाओं के बारे में थी जो युद्ध देवता रुद्रा के मरने के बाद जन्मे थे। ऐसे ही एकेडमी पर हमला हुए 15 दिन बीत चुके थे। माहौल शांत हो चुका था। सुरक्षा विभाग के ढूंढने पर ब्लैक आर्मी का कोई भी योद्धा उन्हें नहीं मिला। अब सब कुछ शांत था। रोज की तरह अभ्यास और क्लास चल रहे थे।
आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठा था। तभी प्रोफेसर माया क्लासरूम आई। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह खड़े हो गए, जिसे देखकर माया मैम ने सबको बैठने इशारा किया। माया में इशारा मिलते ही सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठ गए। सभी स्टूडेंट्स के बैठने के बाद माया में बोली, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुने। सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता अगले महीने शुरू होने वाली है। जो भी स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं तो 5 दिनों के अंदर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि अगले हफ्ते से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस में सेलेक्ट होंगे वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। माया में की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई। ये प्रतियोगिता 2 साल में एक बार होता था। कोई भी स्टूडेंट केवल 2 बार ही इसमें भाग ले सकता था। इस प्रतियोगिता के टॉप 10 स्टूडेंट्स को पुरस्कार मिलता था। पहले साल के सभी स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अभी वो कमजोर है, इसलिए अपना एक मौका गंवाना नहीं चाहते थे। सभी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। अचानक सभी की नज़र आर्यन पर चली गई, जो एक किताब पढ़ रहा था। सबको आर्यन की ओर देखते हुए देखकर उसके बगल में बैठ विजय आर्यन से बोला, आर्यन सब तुम्हारी ओर ही देख रहे हैं। विजय की बात सुनकर आर्यन के सिर उठाकर चारों तरफ देखा तो उसे दिखा कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे हैं। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, आर्यन क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे? देखते हैं क्या होता है। आर्यन ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। आर्यन का जवाब सुनकर दूसरा स्टूडेंट बोला, इसका क्या मतलब? आर्यन देखते हैं, तुम्हें भाग लेना चाहिए क्योंकि तुम सबसे शक्तिशाली स्टूडेंट हो। उस स्टूडेंट की बात सुनकर आर्यन ने कहा, पहले मैं देखूंगा कि किस स्तर के योद्धा इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता का पुरस्कार क्या है। उसके बाद ही सोचूंगा कि प्रतियोगिता में भाग लेना है कि नहीं। आर्यन का जवाब सुनकर सभी स्टूडेंट को समझ आ गया कि आर्यन किसी कमजोर स्टूडेंट से नहीं लड़ना चाहता है। सभी स्टूडेंट्स फिर से आपस में प्रतियोगिता में बारे में बात करने लगे। वही आर्यन क्लासरूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके सभी दोस्त भी क्लासरूम से बाहर निकल गए। आर्यन सीधे अपने रूम में गया और वहां से आयामी दुनिया में पहुंच गया और सीधे गुफा में जाकर ध्यान करने लगा। अब आर्यन की शक्ति हर दिन बढ़ रही थी, इसलिए जैसे ही आर्यन ध्यान में बैठा उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। अपने दोस्तों के कहने पर आर्यन ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नामांकन करा लिया था। आज सिलेक्शन प्रोसेस का पहला दिन था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स एक मैदान में खड़े थे जिसके सामने जंगल था। वही कुछ दूरी पर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होकर सभी को देख रहे थे। तभी वहां माया में आई और बोली, तो स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में होगा। आज ये पहला चरण है जिसमें आपको इस जंगल के अंदर जाकर तिलिस्मी जानवरों को मारना होगा और उनका खून और शरीर का कोई एक अंग पहचान के तौर पर लानी होगी। अगर किसी की जान खतरे में पड़े तो आपको जो डेंजर अलार्म डिवाइस दिया गया है उसे बजा दीजिएगा, लेकिन वो प्रतिभागी वही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, समझ गए? माया मैम की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने एक स्वर में कहा, यस मैम, हम समझ गए। ठीक है, तो अब शुरू करते जाइए और जीत कर आइए। ऑल द बेस्ट माया मैम के इतना बोलते ही सभी स्टूडेंट्स जंगल की ओर तेजी से भागे। आर्यन भी तेजी से जंगल की गहराई में चले जा रहा था। कुछ दूरी पर जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स एक जगह पर रुक गए और चारों तरफ देखने कुछ पल देखने के बाद सभी अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे। कुछ स्टूडेंट ने अपना एक ग्रुप बनाकर एक ही दिशा में भागने लगे, लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा था वो अकेले ही जा रहे थे। आर्यन भी अकेले ही जंगल की गहराई में चले जा रहा था। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद आर्यन को कुछ आवाज सुनाई दिया जो कुछ दूरी से आ रही थी। उस आवाज को सुनकर आर्यन उसी दिशा में तेजी से चल दिया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद आर्यन को कुछ दूरी पर 2 तिलिस्मी जानवर लड़ते हुए देखे। उनमें से एक तिलिस्मी चीता था, दूसरा तिलिस्मी शेर। दोनों रैंक 5 के तिलिस्मी जानवर थे, जिन्हें देखकर आर्यन खुश हो गया। आर्यन खुद से ही बोला, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे एक साथ 2 तिलिस्मी जानवर मिल गए। पहले मैं इन्हें लड़ने देता हूँ, जब ये घायल हो जाएंगे तब मैं हमला करूंगा। इतना बोलकर वही एक पेड़ के पीछे छुप गया और दोनों तिलिस्मी जानवरों को देखने लगा। उन दोनों तिलिस्मी जानवरों का हमला बहुत खतरनाक था। उन दोनों के युद्ध के कारण कमजोर तिलिस्मी जानवर वहां से दूर चले गए थे, इसलिए आर्यन को कोई और तिलिस्मी जानवर यहां नहीं दिखा। इस बात अनजान की कोई उनके शिकार के ताक में है। दोनों तिलिस्मी जानवर एक दूसरे पर खतरनाक हमला किए जा रहे थे। जब भी दोनों हमले करते उस जगह की पूरी धरती कांप उठती। ये देखकर आर्यन खुद से बोला, ये दोनों तो रैंक 6 पर पहुंचने वाले हैं। अगर मैं इन दोनों से इस वक्त लड़ता तो जरूर मारा जाता। दोनों तिलिस्मी जानवरों के हमले से आसपास के सभी पेड़ पौधे उखड़ गए थे। लगातार 2 घंटे लड़ने के बाद भी दोनों में से कोई भी हारता हुआ नहीं दिख रहा था। क्या आर्यन दोनों तिलिस्मी जानवरों का शिकार कर पाएगा? एपिसोड 72। दोनों तिलिस्मी जानवरों को लड़ते हुए 2 घंटे और बीत गए थे। इस वक्त दोनों तिलिस्मी जानवर बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये सही समय था आर्यन के हमले करने का। ये सब सोचकर आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आर्यन थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था, तभी उन दोनों तिलिस्मी जानवर अपने आसपास किसी को महसूस कर दोनों ने लड़ना बंद कर चारों तरफ देखना लगा।
दोनों तिलिस्मी जानवर ने देखा कि एक लड़का उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ा आ रहा है। ये देखकर दोनों तिलिस्मी जानवर एक दूसरे को देखने लगा और आर्यन की ओर दौड़ लगा। आर्यन ने भी दोनों तिलिस्मी जानवरों को अपनी ओर आते देख लिया था, इसलिए उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। पलक झपकते ही आर्यन और दोनों तिलिस्मी जानवर आमने सामने आ गए। दोनों तिलिस्मी जानवरों की आंखें खून सी लाल थी। दोनों को तिलिस्मी जानवर आर्यन को घूरे जा रहा था। आर्यन ने भी अपने तलवार सूर्याश की शक्ति को एक्टिवेट कर दिया, जिससे आर्यन के तलवार से सप्तरंगी रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर दोनों तिलिस्मी जानवर थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन दोनों तुरंत नॉर्मल हो गया। देखते ही देखते दोनों तिलिस्मी जानवर ने आर्यन पर हमला कर दिया। दोनों तिलिस्मी जानवर ने अपने पंजे में अपनी ऊर्जा इकट्ठा करके आर्यन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर आर्यन ने अपने तलवार सूर्याश से एक हमला कर दिया। आर्यन के तलवार से 2 सप्तरंगी रोशनी निकली और दोनों तिलिस्मी जानवरों के पंजे से टकरा गई। तीनों के हमले के टकराते ही एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी गूंज चारों तरफ फैल गई। यहाँ तक करीब 20 किलोमीटर दूर कुछ स्टूडेंट्स जो तिलिस्मी जानवरों का शिकार करने निकले थे, वो भी विस्फोट की गूंज को सुनकर कांप गए और एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि आखिर किसके हमले से एक ये भयानक विस्फोट हुआ है। इसी बीच उन्हें एक और विस्फोट सुनाई दिया, जो पहले वाले विस्फोट से भी भयानक था, जिसे सुनकर आसपास के तिलिस्मी जानवर दूर भाग गए। सभी स्टूडेंट्स भी कुछ पल के लिए डर गए थे। यहाँ तक इस आवाज से एकेडमी के प्रोफेसर भी चिंतित हो गए, लेकिन अभी वो जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने अभी अलार्म नहीं बजाया था। वहीं दूसरी ओर आर्यन दोनों तिलिस्मी जानवर से लड़े जा रहा था। लड़ते हुए आर्यन ने खुद से कहा, अगर ये दोनों तिलिस्मी जानवर पहले से घायल नहीं होते तो मैं इनसे नहीं लड़ पाता। अब मुझे और तेज हमला करना होगा। इतना सोचते ही आर्यन अपने तलवार में आग की शक्ति को समाहित करके हमला करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर दोनों तिलिस्मी जानवर भी शक्तिशाली हमला करने के लिए तैयार था। पलक झपकते ही दोनों तरफ से शक्तिशाली हमला हो गया। आर्यन के आग की शक्ति जहां से गुजरती उस जगह की जमीन आग की शक्ति की वजह से जलने लगी थी। कुछ ही पल में दोनों तरफ का हमला टकरा गया। दोनों के हमले के टकराते ही चारों तरफ ऊर्जा की लहर फैल गई, जिसके प्रभाव से आर्यन के साथ साथ दोनों तिलिस्मी जानवर भी अपनी जगह से करीब 100 कदम पीछे हट गए। उस हमले के कारण आर्यन के साथ दोनों तिलिस्मी जानवर भी घायल हो गया था, लेकिन आर्यन अपने हीलिंग शक्ति के कारण तुरंत ठीक हो गया। लेकिन दोनों तिलिस्मी जानवर ठीक नहीं हो पाए। दोनों तिलिस्मी जानवर पहले से ज्यादा घायल हो गया था। आर्यन खुद से कहता है, मेरे पास यही समय है दोनों तिलिस्मी जानवर को मारने का। कहीं दोनों ने अपनी शक्ति फिर से इकट्ठा कर लिया तो हराना मुश्किल हो जाएगा। इतना सोचने के बाद आर्यन तेजी से दोनों तिलिस्मी जानवर की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर दोनों जानवर आर्यन पर तेजी से हमला करने लगता है। आर्यन अपने तलवार सूर्यांश से तिलिस्मी जानवरों के हमले को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। आर्यन को एक भी हमला छू तक नहीं पाया था। कुछ ही समय में आर्यन दोनों तिलिस्मी जानवर के करीब पहुंच जाता है और खतरनाक हमला कर दिया। दूसरी ओर से दोनों तिलिस्मी जानवरों ने अपने बचाव में एक शक्तिशाली हमला कर दिया। जैसे ही दोनों तरफ का हमला टकराया, एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके प्रभाव से आर्यन के साथ साथ दोनों तिलिस्मी जानवर उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। तीनों के मुंह से एक चीख निकल जाती है। हमेशा की तरह आर्यन कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। वही दोनों तिलिस्मी जानवर हालात बहुत बुरे थे। ये देखकर आर्यन सोचता है, अब मुझे इसे मरना ही होगा। न जाने बाकी स्टूडेंट्स ने कितने तिलिस्मी जानवरों का शिकार कर लिया होगा, लेकिन इस बार मैं इन जानवरों के नजदीक नहीं जाऊंगा। इतना सोचकर आर्यन अपने धनुष को निकालता है और उस पर शक्तिशाली तीर का संधान करता है और उसे तिलिस्मी जानवर की ओर छोड़ देता है। पहले तीर को छोड़ने के बाद आर्यन तुरंत दूसरा तीर दूसरे तिलिस्मी जानवर पर छोड़ देता है। आर्यन की दोनों तीर तेजी में तिलिस्मी जानवरों की ओर जा रही थी। तभी दोनों तिलिस्मी जानवरों की नजर आर्यन की तीरों पर पड़ती है। तीर को देखकर दोनों तिलिस्मी जानवर अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा करता है और दोनों तीर पर हमला कर देता है। जैसे ही दोनों तिलिस्मी जानवरों की शक्ति से आर्यन की तीरें टकराती है, एक धमाका होता है और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। लेकिन इस बार ऊर्जा का प्रभाव आर्यन पर नहीं पड़ा, वही दोनों तिलिस्मी जानवरों पर ऊर्जा का प्रभाव हुआ था। जैसे ही ऊर्जा की लहर शांत हुई, तिलिस्मी जानवरों को दिखा कि उनकी ओर 2 तीरें बहुत तेजी में आ रही है। ये आर्यन का दूसरा हमला था। असल में जब पहले वाले हमले से दोनों तिलिस्मी जानवर संभल रहे थे, उसी वक्त आर्यन ने 2 और तीरें दोनों तिलिस्मी जानवरों की छोड़ दिया है। आर्यन के हमले और सांपनी स्थिति को देखकर दोनों समझ गए कि अब भागने में ही भलाई है, इसलिए दोनों अपनी जगह से उठे और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी आर्यन की तीर उन दोनों के सिर को भेदते हुए दिमाग तक पहुंच गई। ऐसा होते ही दोनों तिलिस्मी जानवर जमीन पर गिर गई और छटपटाने हुए अजीब सी आवाज निकालने लगे। कुछ देर तक छटपटाने के बाद दोनों तिलिस्मी जानवर की मौत गई। ये देखकर आर्यन ने राहत की सांस ली और उनके पास जाकर दोनों तिलिस्मी जानवरों का खून इकट्ठा करने लगा। खून इकट्ठा करने के बाद आर्यन ने दोनों तिलिस्मी जानवर के दांत और पंजे के नाखून ले लिया। दोनों तिलिस्मी जानवरों के शरीर के अंग को इकट्ठा करने के बाद आर्यन दूसरी दिशा में चला जाता है।
ये चरण 5 दिनों तक चलनी थी और अभी 1 दिन हुए थे, शाम होने वाली थी। आर्यन अपनी दिशा में चले जा रहा था। तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर आर्यन खुद से कहता है, लगता है किसी स्टूडेंट की जान खतरे में है। लगता है वो डेंजर अलार्म नहीं बजा पा रहा है, मुझे जाकर उसे बचाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ये सब सोचकर आर्यन आवाज़ की दिशा में दौड़ने लगता है। करीब 1 किलोमीटर दौड़ लगाने के बाद आर्यन को दिखता है एक भेड़िया एक स्टूडेंट के सामने खड़ा होकर गुर्राते हुए जमीन पर पड़े स्टूडेंट को देख रहा था। आर्यन ने देखा कि उस स्टूडेंट का डेंजर अलार्म डिवाइस दूर गिरा हुआ है। वो भेड़िया धीरे धीरे शिकारी की तरह उस स्टूडेंट की ओर आगे बढ़ रहा था। ये देखकर आर्यन जल्दी उस स्टूडेंट और भेड़िए के बीच खड़ा हो जाता है। अपने शिकार के सामने किसी और को खड़ा देखकर भेड़िया आर्यन को देखकर गुस्से में गुर्राता है। वही वो स्टूडेंट अपने सामने एक इंसान को खड़ा देखकर राहत की सांस लेता है। आर्यन को देखकर वो लड़का कहता है, थैंक्स भाई, बचाने के लिए मुझे तो लगा था मैं तो अब गया। वैसे मेरा नाम किशोर है, 3rd ईयर स्टूडेंट, और तुम? अभी तक किशोर ने आर्यन का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसने आर्यन का नाम पूछा। आर्यन ने भेड़िए पर नजर रखे हुए ही बोला, आर्यन 1st ईयर स्टूडेंट। आर्यन का नाम सुनकर किशोर एक पल के लिए चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे बचाने आर्यन आया है। अकेडमी पर हुए हमले के समय से आर्यन अकेडमी में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, इसलिए हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। किशोर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उस भेड़िया ने आर्यन पर हमला कर दिया, लेकिन आर्यन भी सतर्क था, इसलिए उसने साइड हटकर उस भेड़िए के हमले से बच गया। ये भेड़िया एक रैंक 4 का भेड़िया था, इसलिए उस भेड़िए को मारना आर्यन के लिए बहुत आसान था। अपने पहले हमले से आर्यन को बचता देखकर भेड़िया गुस्से में आर्यन को देखता है और एक और हमला आर्यन पर कर देता है, जिसे आर्यन ने बड़ी आसानी से अपने तलवार से नष्ट कर देता है। भेड़िए के हमले को नष्ट करने के बाद आर्यन भेड़िए से कहता है, तुमने अपना हमला कर लिया, अब मेरी बारी। इतना बोलकर आर्यन सूर्यांश को थोड़ा सा हिलाता है। आर्यन जैसे ही अपने तलवार सूर्यांश को हिलाता है, सूर्यांश से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलकर भेड़िए की तरफ जाने लगती है। उस ऊर्जा ने एक तलवार का रूप ले रखा था, जो बिल्कुल सूर्यांश की तरह दिख रहा था। कुछ ही पलों में सूर्यांश की ऊर्जा सीधे जाकर भेड़िया से टकरा जाता है। जैसे ही आर्यन का हमला भेड़िए से टकराता है, भेड़िया के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है, वही जमीन पर गिरकर मर जाती है। भेड़िए को मरा देखकर किशोर राहत की सांस लेता है और आर्यन से कहता है, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था वैसे ही हो, तुम एक शक्तिशाली योद्धा। किशोर की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराता है और कहता है, तुम तो ज्यादा घायल हो गए हो, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं हर बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। आर्यन की बात सुनकर किशोर मायूस होते हुए बोला, तुम सही बोल रहे हो, मुझे चले जाना चाहिए। मैं तो अब जा रहा हूँ, इसलिए मैंने जो भी शिकार से पाया है मैं वो सब तुम्हें देता हूँ। इतना बोलकर किशोर अपनी स्टोरेज से कई बोतलें और कुछ तिलिस्मी जानवरों के अन्न निकालकर आर्यन को दे देता है। आर्यन को सभी चीजें देने के बाद किशोर अपना डेंजर अलार्म उठता है, जो दूर गिरा हुआ था। डेंजर अलार्म को उठाने के बाद किशोर उस डिवाइस के लाल रंग के बटन को प्रेस कर देता है। जैसे ही किशोर डिवाइस के बटन को प्रेस करता है, उसी वक्त जंगल के बाहर एक प्रोफेसर के सामने रखे डिवाइस में एक लोकेशन के साथ डेंजर शो होने लगता है। ये देखकर वो प्रोफेसर जल्दी से एकेडमी के सुरक्षा विभाग के योद्धा को बुलाता है और उसके साथ लोकेशन शेयर करता है। लोकेशन मिलते ही वो योद्धा हवा की गति से जंगल की ओर भागने लगता है। कुछ ही मिनट में वो योद्धा आर्यन और किशोर के सामने खड़ा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने आर्यन और किशोर से पूछा, तुम दोनों में से डेंजर अलार्म किसने बजाया था? उस योद्धा की बात सुनकर किशोर ने कहा, मैंने बजाया था, मेरी जान खतरे में थी, लेकिन आपके पहुंचने से पहले आर्यन ने मुझे बचा लिया। किशोर की बात सुनकर उस योद्धा ने चारों तरफ देखा तो उसे दिखा कि कुछ दूरी पर एक भेड़िया मरा पड़ा है। उस भेड़िए को देखते हुए उस योद्धा ने कहा, अब तो तुमने डेंजर अलार्म बजा दिया है, तो अब तुम्हें चलना होगा। उस योद्धा की बात सुनकर किशोर कहता है, ठीक है, चलते हैं। इतना बोलकर किशोर उस योद्धा के साथ जाने लगता है। वही आर्यन दूसरी दिशा में चल देता है। अब रात हो चुकी थी, इसलिए आर्यन आराम करने का फैसला करता है। आर्यन अपनी आयामी अंगूठी को सहलाने ही वाला था, तभी उसे ख्याल आता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? सभी प्रतिभागी यहाँ जंगल में रुकेंगे और मैं महल में, ये ठीक नहीं होगा, मैं भी इसी जंगल में रुकूंगा। क्या आर्यन का रात में जंगल में रुकने का फैसला गलत साबित होगा? एपिसोड 73। जंगल में ही रुकने का फैसला करने के बाद आर्यन एक सुरक्षित था न देखकर आर्यन एक पेड़ की डाली पर लेट गया। बाकी स्टूडेंट्स भी सुरक्षित था न देखकर एक गुट बनाकर कोई पेड़ पर तो कोई जमीन पर सो गया। आर्यन हो ही रहा था, तभी उसके कानों में पत्ते के खरखराहट सुनाई दी, जिसे सुनकर आर्यन की आंखें खुल गई। आंखें खोलकर जब आर्यन ने अपने चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था,
लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर आर्यन को दिखा कि एक लड़का उसी की तरफ चला आ रहा है। उस लड़के को देखकर आर्यन उठ गया और लड़के को देखने लगा। आर्यन उस लड़के को पहचानने की कोशिश करने लगा। उस लड़के के नज़दीक आने पर भी आर्यन उसे नहीं पहचाना। आखिर पहचाने भी कैसे, हजारों स्टूडेंट एकेडमी में थे, कई तो हमेशा मिशन पर ही रहता था। इसी कारण आर्यन उस स्टूडेंट को नहीं पहचाना। जब वो स्टूडेंट आर्यन के एकदम करीब आ गया तो पेड़ के ऊपर से ही आर्यन ने कहा, तुम कौन हो? इस वक्त क्यों भूतों की तरह घूम रहे हो? कहीं आराम कर लो। आर्यन की आवाज़ सुनकर वो लड़का एक पल के लिए डर गया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि ये किसी इंसान की आवाज़ है, वो आवाज़ बगल के पेड़ से आ रही है, तब उसने पेड़ की डाल पर देखा जिस पर उसे एक लड़का पेड़ पर बैठा था। वो आर्यन था। आर्यन को देखकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और आर्यन से बोला, तुमने मुझे डरा दिया, तुम भी तो इस पेड़ पर भूत की तरह बैठे हो। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, भूत की तरह तो तुम घूम रहे हो, मैं तो यहाँ आराम कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम भूत की तरह क्यों घूम रहे हो? आर्यन की बात सुनकर वो लड़का बोला, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ आराम कर सकूँ, लेकिन तुम्हें अकेले डर नहीं लग रहा है? मैं तो लड़कों का ग्रुप ढूंढ रहा हूँ जिनके साथ आराम कर सकूँ। उस लड़के की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरी है। और तुम्हारा? हरी बोला। आर्यन, आ जाओ, इसी पेड़ पर सो जाओ, इस तरह पूरी रात घूमते रह जाओगे। आर्यन ने कहा, तो तुम आर्यन हो? बहुत नाम सुना है तुम्हारा। हरी बोलते हुए पेड़ पर चढ़कर एक डाली पर बैठ जाता है। हरी के पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों कुछ देर बात करता है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। दोनों को सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आखिर हो भी क्यों न एक ही शेप में सोना, वो भी बिना हिले डुले, दिक्कत तो होगी ही। आर्यन और हरी दोनों कुछ देर सोए ही थे कि उन्हें फिर से पत्ते को खरखराने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे दोनों की नींद खुल गई। नींद खुलते ही दोनों ने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखाई देने पर आर्यन ने हरी की ओर देखा और आंखों से इशारा किया, जैसे आर्यन हरी से पूछ रहा हो, क्या कोई तिलिस्मी जानवर आ रहा है? आर्यन की नज़रों को समझकर हरी ने धीरे से बोला, हो सकता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना बोलकर हरी भी बड़े गौर से आसपास देखने लगा। उन दोनों को पत्ते पर किसी के चलने की आहट अभी भी सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। कुछ समय इंतजार करने के बाद उन्हें कुछ दिखा। वो एक तिलिस्मी खरगोश था। तिलिस्मी खरगोश को देखते ही आर्यन और हरी सतर्क हो गए। आर्यन ने जल्दी से उस तिलिस्मी खरगोश की जांच की तो पता चला कि ये एक रैंक 2 का तिलिस्मी खरगोश था। ये देखकर आर्यन ने कहा, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, लेट जाओ। आर्यन की बात सुनकर हरी ने कहा, अरे भाई, हम इसे मार भी तो सकते हैं। क्या कहते हो? तुम ही मार लो, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं तो सो रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि खरगोश दौड़ने में तेज होते हैं। कहीं भागते भागते दूर मत निकल जाना। आर्यन ने आंख बंद करते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर हरी पेड़ से उतरते हुए बोला, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर हरी पेड़ से उतर गया। जैसे ही हरी पेड़ से उतरा, एक आहट हुई जिससे खरगोश सतर्क हो गया और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में भागने लगा। खरगोश को भागते देखकर हरी उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूरी तक जाने के बाद हरी को खरगोश दिखना बंद हो गया। जब हरी को खरगोश नहीं दिखा तो उसने आसपास देखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर देखने के बाद कुछ नहीं दिखा तो हरी लौट गया। कुछ ही समय में हरी फिर से अपने सोने की जगह पर लौट आया और पेड़ पर चढ़कर सो गया। आर्यन पहले ही सो गया था। अगली सुबह सूरज की धुंधली रोशनी से आर्यन और हरी की नींद खुली। नींद खुलने के बाद दोनों पेड़ से उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ देखने के बाद आर्यन ने अपनी स्टोरेज से पानी निकाला और उससे अपना मुंह धोने लगा। मुंह धोने के बाद आर्यन हरी से बोला, तो तुम किस दिशा में जाने वाले हो? आर्यन की बात सुनकर हरी एक दिशा की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, मैं तो इस दिशा में जाऊंगा। ठीक है, मैं दूसरी दिशा में जाऊंगा, आर्यन ने हरी से कहा। दोनों बात करने के बाद अपनी अपनी दिशा में चला गया। कुछ दूर जाने के बाद आर्यन को कोई और शिकार नहीं मिला। आर्यन आगे बढ़ता चला जा रहा है। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद आर्यन को दिखा कि 5 स्टूडेंट एक रैंक 5 के तिलिस्मी पंछी का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 5 स्टूडेंट सूर्यमंडल का योद्धा था। उन 5 में 3 लड़के और 2 लड़की थी। तिलिस्मी पंछी और स्टूडेंट के बीच की लड़ाई को देखकर आर्यन बोला, मैं यही रुक कर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। क्या ये 5 इस पंछी का शिकार कर पा रहे हैं कि नहीं? वो तिलिस्मी पंछी उन स्टूडेंट से अधिक शक्तिशाली था। इसी कारण वो 5 मिलकर भी उस पंछी का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। वही 5 लड़के घायल हो गए थे। 5 स्टूडेंट में से एक लड़की की नज़र आर्यन पर पड़ी, जिसे देखकर वो लड़की बोली, ये लड़के हमारी मदद कर इस तिलिस्मी पंछी को मारने में। उस लड़की की आवाज़ सुनकर बाकी चारों ने आर्यन की ओर देखा। उन चारों में से एक लड़के ने आर्यन के शक्ति स्तर को जांचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे आर्यन का कोई शक्ति स्तर महसूस नहीं हुआ। जब उस लड़के को आर्यन का शक्ति स्तर महसूस नहीं हुआ तो वो लड़का बोला, प्रिया, ये लड़का बहुत कमज़ोर है और एक कमज़ोर लड़का हमारी क्या मदद करेगा? आर्यन को जिस लड़की ने देखा था उस लड़की का नाम प्रिया था और उस लड़के का नाम जिसने आर्यन का शक्ति स्तर जांच किया था उस लड़के का नाम प्रदीप था। प्रदीप की बात सुनकर प्रिया बोली, अरे ये लड़का कमज़ोर नहीं है,
ये आर्यन है जिसने ब्लैक आर्मी के एजेंट बन को मारा था। प्रिया की बात सुनकर चारों स्टूडेंट चौंक गए। सभी अविश्वास में आर्यन को देख रहे थे। एक लड़का अविश्वास में बोला जिसका नाम करण था। प्रिया, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या ये वही आर्यन है? हाँ, ये वही आर्यन है, मैंने खुद इसे लड़ते हुए देखी थी, प्रिया बोली। असल में ब्लैक आर्मी और एकेडमी के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें प्रिया ने भी भाग लिया था। उसी वक्त प्रिया ने आर्यन को लड़ते हुए देखा था। प्रिया की बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट कुछ पल के शौक हो गए थे, लेकिन तिलिस्मी पंछी के हमले ने उन्हें शौक से बाहर ला दिया। शौक से बाहर आते ही दूसरी लड़का जिसका नाम नेहा था वो बोली, आर्यन प्लीज हमारी मदद करो। नेहा की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मदद तो कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आर्यन की बात सुनकर पांचों स्टूडेंट ने एक दूसरे की ओर देखने लगे। आंखों ही आंखों में बात करने के बाद प्रिया बोली, उस शिकार का एक हिस्सा तुम भी ले लेना। प्रिया की बात सुनकर आर्यन खुश होते हुए बोला, ये हुई ना बात। इतना बोलकर आर्यन ने अपना धनुष निकाला और उस पर एक तीर का संधान किया जिसकी नोक पर एक सुनहरी रोशनी थी। उस तीर को आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से तिलिस्मी पंछी की ओर छोड़ दिया। जैसे ही आर्यन ने तीर को छोड़ा, आर्यन का तीर हवा को काटते हुए तिलिस्मी पंछी की ओर जाने लगा। जैसे जैसे तीर पंछी के पास पहुंच रहा था, उस पंछी को अपनी ओर कुछ आती हुई महसूस होने लगा। अब तक वो पंछी पांचों स्टूडेंट से लड़ने में बिजी था, लेकिन तीर को अपनी ओर आते देखकर पंछी उन पांचों से लड़ना छोड़कर आर्यन के तीर पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब तक तिलिस्मी पंछी आर्यन के तीर पर हमला करता, उतने ही समय में आर्यन का तीर सीधे तिलिस्मी पंछी से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का तीर तिलिस्मी पंछी को लगा, वो पंछी दर्द भरी चीख निकालने लगा। ये देखकर सभी स्टूडेंट खुश हो गए और लगातार उस तिलिस्मी पंछी पर हमला करने लगे। लगातार हमले की वजह से वो तिलिस्मी पंछी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके कारण वो डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा घायल होने की वजह से उसकी गति कम हो गई थी। ये देखकर आर्यन ने एक और तीर का संधान किया और तिलिस्मी पंछी की दिशा में छोड़ दिया। आर्यन का तीर पूरी गति से जाकर तिलिस्मी पंछी से टकरा गया। जैसे ही आर्यन का तीर पंछी से टकराया, उस पंछी ने एक दर्द भरी चीख निकाली और जमीन पर गिरते ही मर गया। तिलिस्मी पंछी को मरते देखकर पांचों स्टूडेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश थे कि उन्होंने एक रैंक 5 के तिलिस्मी पंछी का शिकार किया, लेकिन आर्यन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप तिलिस्मी पंछी के पास गया और अपना हिस्सा लेकर बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगा। आर्यन को जाते देखकर नेहा दौड़ते हुए उसके पास गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम नेहा है। नेहा को हाथ मिलाने के अपना हाथ बढ़ाते देख आर्यन ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर हाथ मिला लिया, लेकिन कोई था जो इन दोनों को हाथ मिलाते देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था, और वो था प्रदीप। प्रदीप उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और नेहा से प्यार करता था, लेकिन आर्यन के आने की वजह से उसका इम्पोर्टेंस खतरे में था। तो उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? आर्यन को देखते हुए उसने अपना गुस्सा शांत किया और आर्यन और नेहा के पास जाकर बोला, आर्यन, मैंने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या हम यहीं पर एक फाइट लड़ सकते हैं? प्रदीप की बात सुनकर उसके सभी दोस्त एक पल के चौंक गए और प्रदीप की ओर देखने लगे। वही आर्यन प्रदीप की बात पर मुस्कुराया और बोला, अभी तुम घायल हो, अगर तुम हार गए तो बोलोगे कि घायल था, इसी वजह से हार गया, इसलिए जब पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब मुझसे लड़ने आना। अभी जाओ, शिकार करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। आर्यन की बात सुनकर प्रदीप का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरी चिंता मत करो, बस मुझसे लड़ो, देखते तुम कितने शक्तिशाली हो। प्रदीप की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलता उससे पहले नेहा बोल पड़ी, प्रदीप तुम ये क्या कर रहे हो? आर्यन ने अभी हम सबकी जान बचाई है और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नेहा की बात सुनकर प्रदीप चंच भरे स्वर में बोला, लगता है आर्यन को लड़कियों के पीछे छुपने में मजा आता है। प्रदीप का चंच सुनकर आर्यन का गुस्सा भड़क उठा और उसने अपनी तलवार निकल ली। ये देखकर प्रदीप ने भी मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकाल ली। क्या आर्यन प्रदीप से लड़ेगा? एपिसोड 74। प्रदीप के तंज पर आर्यन ने सूर्याश तलवार को निकाल लिया, जिसे देखकर सबको लगा कि आर्यन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आर्यन लड़ने के बजाय आर्यन ने सूर्याश को जमीन में गाड़ दिया, जिसे देखकर प्रदीप ने कहा, लगता है आर्यन हार मान रहा है, तभी तो इसने अपने तलवार को नीचे कर दिया। प्रदीप की बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने सवालिया नजरों से आर्यन को देखा। सबकी नजरों की भाषा को समझकर आर्यन ने कहा, मैं कोई हार नहीं मान रहा हूं, मैं तो तुम्हें चुनौती दे रहा हूं, अगर तुमने मेरे इस तलवार को जमीन से निकाल दिया तो मैं हार मान लूंगा। आर्यन की बात सुनकर प्रदीप हंसने लगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट कुछ पल के लिए चौंक गए। सभी आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। सभी आर्यन को देख ही रहे थे, तभी प्रदीप ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे तलवार को जमीन से निकाल दिया तो मैं जीत जाऊंगा। प्रदीप की बात सुनकर आर्यन ने कहा, हाँ तुम जीत जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें मेरे तलवार को बाहर निकालना होगा। ठीक है, अभी निकालता हूँ। इतना बोलकर प्रदीप सूर्याश के पास जाने लगा। सूर्यांश के पास पहुंचकर प्रदीप ने अपने एक हाथ से तलवार के है डल को पकड़ा और उसे जमीन से निकालने लगा, लेकिन ये क्या, आर्यन की तलवार जरा सा हिली भी नहीं। ये देखकर सब चौंक गए, वही प्रदीप भी है रान था कि ये क्या हुआ। तलवार को जमीन से नहीं निकलता देखकर प्रदीप ने खुद से कहा, लगता है
थोड़ा और ताकत लगाना पड़ेगा तभी ये तलवार बाहर निकलेगा। इतना सोचकर प्रदीप ने थोड़ा और ज्यादा ताकत लगाकर तलवार को निकालने लगा, लेकिन प्रदीप इस बार भी अपने एक ही हाथ से निकाल रहा था। लेकिन इस बार भी सूर्यांश हिला तक नहीं। ये देखने के बाद सब आर्यन को देखने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि आर्यन अपने तलवार को जमीन में इस तरह से गाड़ा है। प्रदीप उसे हिला भी नहीं पा रहा था। तलवार को नहीं निकलते देखकर प्रदीप ने सोचा कि लगता है इस तलवार को मुझे दोनों हाथों से निकालना पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। इतना सोचकर प्रदीप ने तलवार के है डल को दोनों पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर जमीन से बाहर खींचने लगा। लेकिन इस बार भी सूर्यांश जमीन से बाहर नहीं निकला। ये देखकर सभी स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये तलवार प्रदीप की ताकत से हिल भी नहीं पा रहा है। तभी सबको एक और झटका लगा और प्रदीप किसी कारण से उड़ते हुए दूर जा गिरा। ये देखकर प्रदीप के सभी दोस्त जोर से उसका नाम चिल्लाया। वही प्रदीप दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर गया। पेड़ से टकराते ही प्रदीप के मुंह से खून की उल्टी होने लगा। असल में ये हुआ था कि जैसे ही प्रदीप ने अपनी ऊर्जा तलवार में डालने की कोशिश की तो सूर्यांश से एक भयानक ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से टकराते ही प्रदीप दूर जा गिरा और उसने खून की उल्टी कर दी। प्रदीप के सभी दोस्त प्रदीप के पास गए और उसका हाल पूछने लगे। प्रदीप खून थूकने के बाद बोला, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, थोड़ा सा घायल हूँ। प्रदीप अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था, तभी आर्यन आया और बोला, तुम हार गए हो, तुम मेरे तलवार को नहीं निकाल पाए इसलिए तुम हार गए, ये लो ये गोली खा लो। इतना बोलकर आर्यन ने एक गोली प्रदीप को दे दिया। प्रदीप उस गोली को लेकर देखने लगा। कुछ देर गोली को देखने के बाद प्रदीप ने गोली खा ली। गोली खाने के बाद प्रदीप ने अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस किया और धीरे धीरे प्रदीप ठीक हो गया। प्रदीप के ठीक होते ही आर्यन ने कहा, अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना देख लो क्या करना है। इतना बोलकर आर्यन सूर्यांश के पास गया और उसे जमीन से निकालकर वहां से जाने लगा। आर्यन को आसानी से अपने तलवार को निकालते देखकर सभी चौंक गया, लेकिन आर्यन उन सबकी नजरों को अनदेखा करते हुए वहां से चला गया। आर्यन को जाते हुए देखकर सब चुपचाप उसे देख रहे थे। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन था। आर्यन को प्रदीप और उसके दोस्तों से दूर हुए 2 घंटे हो गए थे। आर्यन तिलिस्मी जानवरों का तलाश करते हुए बढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन आर्यन को कोई भी तिलिस्मी जानवर नहीं मिल रहा था। 2 घंटे और चलने के बाद आर्यन को कुछ दिखा, जिसे देखकर आर्यन खुश हो गया। आर्यन के नजरों के सामने दुर्लभ जड़ी बूटियों का पूरा जंगल था, जिसमें वो सारे जड़ी बूटी थे जो मार्केट में अच्छी कीमतों पर मिलती थी। आर्यन को वहां ड्रैगन घास, सप्तरंगी फूल, सुनहरी घास सब थे। ये था न जंगल की गहराई में था, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते थे। आर्यन खुशी खुशी सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने लगा। आर्यन जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर ही रहा था, तभी उसे एक भारी और बुलंद आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम चोर। आवाज सुनकर आर्यन ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक तिलिस्मी जानवर खड़ा था। उस जानवर को देखकर आर्यन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तिलिस्मी जानवर रैंक 6 का तिलिस्मी जानवर था। वो भी रैंक 6 के पिक पर था, यानी वो तिलिस्मी जानवर रैंक 7 पर पहुंचने वाला था। ये तिलिस्मी जानवर एक गोरिल्ला था। गोरिल्ला को देखते हुए आर्यन ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, वो मुझे यहाँ जड़ी बूटी देखा तो मैं लेने लगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का कोई रक्षक है, मुझे पता होता तो मैं आपसे अनुमति जरूर लेता है। आर्यन की बात सुनकर गोरिल्ला ने अपने भारी आवाज में कहा, ठीक है, माफ किया, अब जाओ। इतना बोलकर गोरिल्ला वही एक टीले पर बैठ गया। उसे टीले पर बैठते देखकर आर्यन टीले की ओर जाते हुए बोला, क्या मैं कुछ जड़ी बूटी ले सकता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं ले सकते, ये सब मेरा है, अब तुम जाओ वरना मारे जाओगे, तिलिस्मी गोरिल्ला ने अपने भारी आवाज में बोला। गोरिल्ला की बात सुनकर आर्यन गोरिल्ला को मनाते हुए बोला, देखिए मुझे कुछ ले लेने दो, उसके बदले तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, वादा करता हूँ। आर्यन की बात सुनकर तिलिस्मी गोरिल्ला कुछ सोचते हुए अपने भारी आवाज में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। गोरिल्ला की बात सुनकर आर्यन थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया और सोचने लगा, क्या करूँ इसका, ये तो लड़ने के लिए बोल रहा है। अगर ये रैंक 6 का मामूली तिलिस्मी जानवर होता तो जरूर लड़ लेता, लेकिन ये तो एक ऐसा तिलिस्मी जानवर है जो रैंक 7 पर पहुंचने वाला है, वो भी एक गोरिल्ला जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। ये सब सोचकर आर्यन गोरिल्ला से कहा, कोई और उपाय नहीं है लड़ने के अलावा, क्योंकि आप एक रैंक 7 पर पहुंचने के नज़दीक वाले तिलिस्मी जानवर है, वहीं मैं एक इंसान, वो भी सूर्यमंडल का, मैं आपको कैसे हरा पाऊंगा। आर्यन की बात सुनकर भी गोरिल्ला पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो अपने भारी आवाज में बोला, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा, मैं बहुत दिनों से किसी से लड़ा नहीं हूँ। गोरिल्ला की बात सुनकर आर्यन परेशान हो गया। आर्यन गोरिल्ला से बोला, ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या है? गोरिल्ला ने कहा, आप मुझे जान से नहीं मरोगे, क्या आपको ये शर्त मंजूर है? आर्यन ने कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, गोरिल्ला अपने भारी आवाज में बोला। गोरिल्ला को शर्त मानते देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या यही लड़ना है या कहीं और चलना है? आर्यन को लड़ने के तैयार होते देखकर गोरिल्ला खुश होते हुए अपने भारी आवाज में बोला, ठीक है,
चलो मेरे साथ। इतना बोलकर गोरिल्ला एक खालिस था न पर जाने लगा। ये देखकर आर्यन उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ समय में दोनों एक बड़े से खालिस था न पर पहुंच गए। वहां पर ज्यादा पेड़ नहीं था, वहां एक बड़ा सा खाली मैदान था। ये था न जड़ी बूटी वाले था न से थोड़ी दूरी पर थी एक उस खालिस था न पर जाने के बाद तिलस्मी गोरिल्ला और आर्यन आमने सामने खड़ा हो गया। आमने सामने खड़े होने के बाद गोरिल्ला अपने भारी आवाज में आर्यन से बोला, बच्चे तुम पहला हमला करो, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल को देखना चाहता हूँ। गोरिल्ले की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है, पहला हमला मैं ही करता हूँ, संभालिए मेरे हमले को। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथ में ऊर्जा इकट्ठा किया और उसे गोरिल्ले की तरफ छोड़ दिया। आर्यन के हमले को देखकर भी गोरिल्ले के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गोरिल्ला ने अपने हाथ में ऊर्जा इकट्ठा किया और उसे आर्यन की ऊर्जा पर हमला कर दिया, जिससे गोरिल्ले के हमले के कारण आर्यन का हमला नष्ट कर दिया। अपने हमले को नष्ट होते देखकर आर्यन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने दूसरा हमला तैयार कर लिया और उसे गोरिल्ला की ओर छोड़ दिया। आर्यन की ऊर्जा 3 रंगी आभा छोड़ते हुए गोरिल्ला की तरफ जाने लगा। ऐसी शक्ति को देखकर गोरिल्ला थोड़ा अचंभित हुआ और खुद से बोला, आज तक मैंने कभी ऐसी 3 रंगी ऊर्जा नहीं देखा। आखिर ये लड़का है कौन? पहले तो ये मुझसे डरा नहीं, फिर ऐसी ऊर्जा। इतना खुद से बोलकर गोरिल्ला ने अपने मुंह से एक भयानक ऊर्जा निकाला और उसे आर्यन के 3 रंगी ऊर्जा पर छोड़ दिया। जैसे ही गोरिल्ला का हमला आर्यन के हमले से टकराया, वहां एक भयानक धमाका हुआ और धमाके से उत्पन्न ऊर्जा चारों तरफ फैल गई, जिसके प्रभाव से आर्यन उड़ते हुए पीछे जा गिरा। आर्यन जल्दी से उठा और गोरिल्ला से लड़ने के लिए तैयार हो गया। धमाके से जो घाव आर्यन के शरीर पर हुए थे वो हमेशा की तरह जल्दी से ठीक हो गया। ये देखकर गोरिल्ला खुद से बोला, इसके पास खुद को ठीक करने की भी शक्ति है। आर्यन गोरिल्ला को कुछ सोचते हुए देखकर आर्यन ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप? आगे का हमला आप कीजिए। आर्यन की बात सुनकर गोरिल्ला अपने भारी आवाज में बोला, ठीक है, तो संभालो मेरे हमले को। इतना बोलकर गोरिल्ला ने अपना मुंह खोला, जिसमें से एक भयानक ऊर्जा निकली और आर्यन की ओर जाने लगा। ये देखकर आर्यन ने जल्दी से अपना धनुष निकाला और उस पर एक तीर का संधान किया, जिसके नोक पर एक सुनहरी रोशनी जल रही थी। आर्यन ने अपना तीर गोरिल्ला के हमले पर छोड़ दिया। कुछ ही पल में आर्यन का तीर गोरिल्ला के हमले से टकरा गया, जिससे एक विस्फोट हुआ। लेकिन इस बार आर्यन ऊर्जा की लहर से बच गया, क्योंकि आर्यन ने अपने नजदीक आने के पहले ही नष्ट कर दिया था। अपने हमले को नष्ट होते देखकर गोरिल्ला को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आर्यन ने बड़ी आसानी से उसके हमले को नष्ट कर दिया था। गोरिल्ला को अब इस लड़ाई से मजा आने लगा था। आर्यन भी इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था, लेकिन आर्यन अभी तक उस गोरिल्ले को हल्का सा भी घायल नहीं कर पाया था। इसलिए आर्यन ने अपने धनुष पर एक और तीर का संधान किया और एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही आर्यन का मंत्र पढ़ना बंद हुआ, आर्यन का तीर एक तेज रोशनी से चमक उठा, जिसे देखकर गोरिल्ला बोला, ये लड़का तो अद्भुत है। आज तक मैंने ऐसा योद्धा नहीं देखा है जो अपने से शक्तिशाली योद्धा को हराने का सोच रखता हो। गोरिल्ला ये सब बोल ही रहा था, तभी आर्यन ने अपना तीर गोरिल्ला की ओर छोड़ दिया, जो बड़ी तेजी से हवा को काटते हुए गोरिल्ला की ओर जाने लगा। ये देखकर गोरिल्ला अपने शरीर से ऊर्जा निकालना शुरू किया। गोरिल्ले की ऊर्जा ने उसके शरीर के निकलकर एक गोले का आकार ले लिया। गोरिल्ला ने जब तक अपना हमला तैयार किया, उतने समय में आर्यन का तीर गोरिल्ला के पास पहुंच चुका था। ये देखकर गोरिल्ला के जल्दी से अपना हमला आर्यन के तीर पर कर दिया। जैसे ही आर्यन तीर गोरिल्ले के हमले के टकराया, इस विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। क्या आर्यन गोरिल्ले को हरा पाएगा? एपिसोड 75। आर्यन और तिलस्मी गोरिल्ले की लड़ाई शुरू हुए 2 घंटे हो गए थे। आर्यन अब थकने लगा था। वही तिलस्मी गोरिल्ला थोड़ा सा घायल हो गया था। आर्यन की ऊर्जा खत्म हो रही थी। वो तो आर्यन के पास सफेद तरल का तालाब था, जिससे हर वक्त निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिल रही थी। इसी कारण आर्यन अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आर्यन थकान भरी आवाज में गोरिल्ला से बोला, मैं थक गया हूं, क्या हम लड़ाई यही रोक सकते हैं? आर्यन की बात सुनकर गोरिल्ला अपने भारी आवाज में बोला, लड़के तुमने मुझे खुश कर दिया। तू सच में कोई विशेष योद्धा है, जो सूर्य मंडल का होकर भी मुझ जैसे तिलस्मी जानवर से इतनी देर तक लड़ा और मुझे घायल भी किया। इसलिए मैं ये लड़ाई यही रोकता हूँ। जाओ, जितना जड़ी बूटी लेना चाहो ले सकते हो। गोरिल्ले की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और वही खाली जमीन पर लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। आर्यन लेटे हुए ही गोरिल्ला से बोला, धन्यवाद आपका जड़ी बूटी के लिए। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आर्यन की बात सुनकर गोरिल्ला ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। यहाँ बहुत सारे खतरनाक तिलस्मी जानवर है, उनकी चिंता आप मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आप भी जाकर आराम कीजिए, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर गोरिल्ला वहां से चला गया और आर्यन वही मैदान में लेटा रहा। आर्यन बहुत थक चुका था, इसलिए उसकी आंखें बंद होने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई और आर्यन सो गया। करीब 4 घंटे बाद आर्यन की नींद एक आवाज से खुली। जब आर्यन ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे दिखा सिर्फ हल्का हल्का अंधेरा, जिसे देखकर आर्यन बोला, लगता है शाम हो गई है, आज दूसरा दिन है। इस लापरवाही से तो मैं हार जाऊंगा, मुझे अब जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करना होगा। ये सब खुद से बोलकर आर्यन जल्दी से उठा और जड़ी बूटियों वाले स्थान की ओर चल दिया। जड़ी बूटियों वाले स्थान
न पर जाकर आर्यन ने देखा कि गोरिल्ला अपने टीले पर लेटा हुआ है। आर्यन को लगा गोरिल्ला सो रहा है, इसलिए उसके पास जाकर उठाते हुए बोला, गोरिल्ला जी उठिए, मैं आ गया। आर्यन की आवाज़ सुनकर गोरिल्ले ने अपनी आंखें खोलती और बोला, तुमने बहुत समय लगा दिया, सो गए थे क्या? तुम्हारे इंतजार में मुझे भी नींद आ गई, अब जाओ, जो लेना है ले लो। धन्यवाद। इतना बोलकर आर्यन जड़ी बूटियां जल्दी जल्दी इकट्ठा करने लगा। आर्यन अपने लिए और कंपटीशन में जीतने के लिए जड़ी बूटियां अच्छी मात्रा में ले रहा था। जड़ी बूटियां लेने के बाद आर्यन गोरिल्ले को धन्यवाद बोलकर वहां से निकल गया। करीब 2 घंटे चलने पर उसे कुछ स्टूडेंट मिले जो एक रैंक 5 के तिलिस्मी जानवर का शिकार कर रहे थे। आर्यन कुछ दूरी पर रुक गया। आर्यन ने दूर से देखा कि उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं, जैसे कबीर और कुणाल। आर्यन उन दोनों को देखकर खुद से बोला, ये दोनों यहाँ है, क्या बात है, लड़ने दो, इन दोनों को देखते हैं, कितनी ताकत है इन सब में। कुछ देर तक उन लोगों की लड़ाई देखने के बाद आर्यन वहां से आगे बढ़ गया था, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं देखा। आर्यन के वहां से जाते ही कबीर और कुणाल ने एक साथ हमला करके उस तिलिस्मी जानवर को मार दिया। आर्यन आगे बढ़ता जा रहा था, उसे रास्ते में कई रैंक 3 और 4 के तिलिस्मी जानवर मिले जिसे आर्यन ने बड़ी आसानी से मार गिराया। इस सफर से आर्यन की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब रात हो चुकी थी। आर्यन ने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही है, ध्यान कर लेता हूँ। इतना सोचकर आर्यन वही ध्यान करने बैठ गया। आर्यन के ध्यान में बैठते ही आसपास की ऊर्जा आर्यन में समाहित होने लगी। आर्यन सभी ऊर्जा को परिष्कृत करके अपनी ऊर्जा बना रहा था। ध्यान में जाने के कारण सफेद तरल की ऊर्जा भी आर्यन की ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में लाभ करने लगी। आर्यन ध्यान में ही था, तभी कुछ अजीब हुआ। आर्यन के आसपास की मिट्टी ऊपर उठने लगी और आर्यन को घेरने लगी, यहाँ तक कि वहां के पेड़ की डालियां भी आर्यन की तरफ बढ़कर आर्यन को घेरने लगी। ये सब आर्यन ने भी महसूस किया। आर्यन की जगह कोई और होता तो जरूर डर जाता, लेकिन आर्यन युद्ध देवता का पुनर्जन्म था, ये सब उसके लिए नया नहीं था। प्रकृति में हुई हलचल को महसूस कर आर्यन खुद से बोला, लगता है मुझे दूसरे तत्व की शक्ति मिलने वाली है, जो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की शक्ति में एक इंसान को मिट्टी, पर्वतों और लकड़ियों की शक्ति मिल जाती है। ये सब पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं। आर्यन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आर्यन और ज्यादा गहन ध्यान में चला गया ताकि उसे पृथ्वी तत्व की ऊर्जा पाने में कोई तकलीफ न हो। आर्यन को मिट्टी और पेड़ की टहनियों ने घेरना शुरू कर दिया था, लेकिन आर्यन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आर्यन ध्यान में एक मूर्ति की तरह बैठा था। अगर इस वक्त कोई देख लेता तो एक नज़र में समझता कि आर्यन एक मूर्ति है। आर्यन को ध्यान में गए 1 दिन बीत गए थे। आर्यन को मिट्टियों और टहनियों ने पूरी तरह से घेर लिया था। अब आर्यन का सिर्फ चेहरा दिख रहा था। आर्यन की आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। आर्यन को घेरे हुए मिट्टी और टहनियों ने ऊर्जा निकलकर आर्यन के भों के बीचों बीच समाहित हो रही थी। ये घटना इस बात का प्रमाण था कि आर्यन को पृथ्वी तत्व की शक्ति मिल रही थी। ये ऊर्जा हरे रंग की थी। 1 दिन और ध्यान में बीत गया। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। आसमान का रंग हरा हो गया था, जिसे देखकर उस जंगल में आए स्टूडेंट्स के साथ तिलिस्मी जानवर और एकेडमी में प्रोफेसर और स्टूडेंट भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर जंगल के ऊपर का आसमान नीला क्यों हो रहा है। सब सोच ही रहे थे, तभी आसमान से एक हरे रंग की ऊर्जा तेज गति से नीचे आते हुए आर्यन पर गिरी, जिसके कारण आर्यन का शरीर बुरी तरह से कांप उठा। उसके चारों ओर जो मिट्टी और लड़की की दीवार बन गई थी वो टूट गई। आर्यन का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। आसमान से आ रही थी ऊर्जा को जिन लोगों ने भी देखा वो आश्चर्य में पड़ गए। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर जंगल में ये कैसी घटना घट रही है। कुछ प्रोफेसर और सुरक्षा विभाग स्टूडेंट्स को बचाने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। एक प्रोफेसर ने कहा, हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो स्टूडेंट्स के साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है। आखिर ये कैसी घटना है। वहीं दूसरी ओर आर्यन के दोस्त चेहरे पर मुस्कान के साथ आसमान को देखे जा रहे थे। आसमान की ओर देखते हुए कृतिका ने कहा, लगता है आर्यन को स्वर्ग से फिर शक्तियां मिल रही है। सही कहा, हमारा आर्यन और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। आदर्श ने कहा, अब तो आर्यन का सामना कोई नहीं कर पाएगा। विजय ने कहा। आर्यन के सभी दोस्त एक बात से अनजान थे कि कोई उन सब की बात सुन रहा है। आर्यन के चारों दोस्त बात कर ही रहे थे, तभी उन सब के कानों में एक आवाज आई, ये आसमान में क्या हो रहा है, तुम सब जानते हो क्या। उस आवाज को सुनकर आर्यन के सभी दोस्त हक्के बक्के रह गए। जब सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन लोगों को दिखा कि उनके पीछे प्रिंसिपल सर खड़े थे। असल में जब आसमान में घट रही घटना के बारे में प्रिंसिपल सर को पता चली तो खुद वहां के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में उन्हें आर्यन के दोस्त दिखे जो आर्यन के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर उन्होंने आसमान में हो रही घटना के बारे में बात करते हुए सुना जिसे आर्यन के दोस्त बात कर रहे थे। आर्यन के दोस्त के करीब आकर प्रिंसिपल सर ने कहा, बताओ ये क्या हो रहा है आसमान में और आर्यन इससे कैसे जुड़ा है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन के सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और आंखों से इशारा करने लगे। जब प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो थोड़े गुस्से में बोले, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, ये सब कुछ बताओ। प्रिंसिपल सर की बातों को सुनकर आर्यन के दोस्तों के आंखों ही आंखों में इशारा किया और वैष्णवी ने कहा, वो सर ये सब आर्यन के लिए स्वर्ग कर रहा है। वैष्णवी की बात सुनकर प्रिंसिपल सर शॉक हो गए, लेकिन तुरंत नॉर्मल होकर बोले, क्या मतलब है।
तुम्हारा कि ये सब स्वर्ग कर रहा है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर इस बार विजय बोला, सर आर्यन युद्ध के देवता का वारिस है, इसलिए जब भी स्वर्ग उसे शक्तियां देता है तो यही होता है। आर्यन को आग की शक्ति इसी तरह मिली थी। विजय की बात सुनकर प्रिंसिपल सर आश्चर्य में आर्यन के दोस्तों को देखते हुए बोले, लेकिन पहले तो ऐसी घटना नहीं घटी थी जो आज घट रही है, क्योंकि सर आज पहली बार आर्यन एकेडमी में ध्यान में गया है, नहीं तो वो हर बार अपनी एक विशेष शक्ति का प्रयोग करके अपने गुरुजी के पास पहुंच जाता था। इसी कारण आज तक एकेडमी में ऐसी घटना नहीं घटी। विजय ने कहा। आर्यन के बारे में ये सब जानने के बाद प्रिंसिपल सर हक्के बक्के रह गए। वो आर्यन के दोस्तों को देखे जा रहे थे, उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब आर्यन की वजह से हो रहा है। ये सब सोचने के बाद प्रिंसिपल सर के बाद आर्यन के दोस्तों के पास से जंगल की सीमा को ओर चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन के दोस्तों ने राहत की सांस ली। राहत की सांस लेने के बाद कृतिका बोली, दोस्तों क्या आर्यन गुस्सा करेगा क्योंकि हम लोगों ने आर्यन का राज खोल दिया है। कृतिका की बात सुनकर विजय बोला, चिंता मत करो, आर्यन हमारी मजबूरी समझेगा। विजय सही बोल रहा है कृतिका, आर्यन हम सब की मजबूरी समझेगा, वैष्णवी बोली। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल सर जंगल की सीमा पर पहुंच चुके थे। जंगल की सीमा पर पहुंचकर प्रिंसिपल सर बोले, क्या कोई गया है जंगल में? स्टूडेंट्स के पास। जंगल की सीमा पर खड़ी माया मैंने जब प्रिंसिपल सर की आवाज सुनकर पीछे मुड़ते हुए देखी और बोली, सर कुछ लोग गए हैं, लगता है हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जान गया हूं कि ये सब क्या हो रहा है, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर माया मैं आश्चर्य में बोली, क्यों हो रहा है सर बताइए। ये सब आर्यन की वजह से हो रहा है, आर्यन को स्वर्ग से शक्ति मिल रही है, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर माया मैं आश्चर्य में आसमान की ओर देखने लगी। वो खुद से बोली, ये सब आर्यन की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आर्यन के ऊपर हरे रंग की ऊर्जा की बारिश हो रही थी। आर्यन का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन आर्यन के परिष्कृत शक्ति की वजह से वो हरे रंग की ऊर्जा आर्यन के शरीर में समाये जा रही थी। आर्यन के शरीर से 4 रंगों वाली रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई देवता तपस्या कर रहा है। लगभग आधे घंटे तक ये घटना चली। उसके बाद धीरे धीरे आसमान साफ हो गया और आर्यन के ऊपर ऊर्जा की बारिश बंद हो गई, लेकिन आर्यन अभी भी ध्यान में ही था। आर्यन की शक्ति बढ़ती जा रही थी। इस वक्त कोई आर्यन को देख लेता तो उन्हें लगता कि आर्यन मर चुका है। आर्यन के जिंदा होने का एक ही प्रमाण था कि उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। ऊर्जा की बारिश खत्म होने के 1 घंटे बाद आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसे उसके आंखों में एक अलग चमक थी जो धीरे धीरे शांत हो गई। क्या आर्यन समय रहते प्रतियोगिता के शर्तों को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।